टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 8वीं के स्टूडेंट है उन सभी का 22 फरवरी और 24 फरवरी 2025 को एसएसटी का पेपर यानी सामाजिक विज्ञान का, तो उसके लिए ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, इसको जरूर देखना क्योंकि इसी तरीके का पेपर आपका बन के आएगा और सेम यही पेपर पैटर्न रहेगा। बहुत से क्वेश्चन सेम आएंगे आपके इसमें से, तो देख लेना ध्यान से कि कौन कौन से आएंगे, कैसे करना, पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी वीडियो देख ले, ठीक है। शेयर करना मत भूलना। करते हैं स्टार्ट। ये आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है 8वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का, 22 फरवरी और 24 फरवरी के लिए। आपका पेपर 2.5 घंटे का होगा और 60 नंबर का होगा, ठीक है। आप 8वीं क्लास में हो। उसके बाद सामान्य निर्देश पढ़ने जरूरी होते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि 8वीं क्लास में जो आपका पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का किस तरीके से आएगा। जैसे कि आपका जो पूरा पेपर होगा उसमें 6 खंड होंगे, कै ख ग अड़ा और च। टोटल जो पर्सन होंगे पूरे पेपर की बात करें तो आपके 14 पर्सन होंगे, ठीक है। और सभी पर्सन आपको करने हैं। खंड कै में आपका एक ही पर्सन होगा और उसके 15 पार्ट्स होंगे, 15 एमसीक्यू पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, एक नंबर के। उसके बाद खंड ख होगा, इसमें आपके 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन होंगे जो आपके 2-2 अंकों के होंगे, 20 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद खंड ज्ञ होगा, इसमें 6ठा और 7वां पर्सन होगा जो 3 मार्क्स का होगा, 40 शब्दों में आपको कंप्लीट करना होगा। खंड ज्ञ होगा, इसमें आपके 2 ही पर्सन होंगे, 8वां 9वां जो 5 मार्क्स के होंगे, और 9वें में आपको ऑप्शन दिया होगा ऊपर वाला करो नीचे वाला। उसके बाद खंड अड़ा होगा, इसमें आपका 10 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन होंगे, टोटल 4 ही क्वेश्चन होंगे और ये आपके 4 अंकों के होंगे, ठीक है। और ये आपके एमसीक्यू टाइप होंगे। उसके बाद खंड च होगा, ये पूरे पेपर का आखिरी होगा, यानी 14 क्वेश्चन होगा, ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। ये मानचित्र का होगा 5 नंबर का, ठीक है। और जो 14 क्वेश्चन आखिरी मानचित्र वाला, उसमें एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न दिया हुआ है, वो आपको नहीं करना, वो उनको करना है जो दृष्टिबाधित है, ठीक है, यानी कि विकलांग है, फिर देख नहीं सकते, उनके लिए। क्लियर। अब करते हैं स्टार्ट। अब देख सकते हो खंड क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 15 नंबर का आपका ये रहेगा, ठीक है। पहला बोला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता, यानी भारतीय संविधान की विशेषता बतानी है, ठीक है। तो तानाशाही है ही नहीं क्योंकि राजतंत्र है, स्वतंत्रता है, राजतंत्र भी नहीं है क्योंकि सरकार का राजतंत्र जी नहीं, यहाँ पे लोगों का अधिकार है, लोकतंत्र है। राजकीय धर्म में जी नहीं क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। संघवाद है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संघवाद, ठीक है। बाकी ये तीनों नहीं होंगे, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है वो बताना है। राज्यसभा की अध्यक्षता हमेशा उपराष्ट्रपति करता है, इसलिए बी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा, भारत में 200 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है कि भारत में 200 का नोट जारी होगा या नहीं होगा। वैसे नोट जारी रिजर्व बैंक करता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तीसरे का वो होगा आपका सी, केंद्र सरकार। उसके बाद अगला देश, तो अनुज को एक विशेष राज्य का होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। नहीं, ये अनुज है, वो दूसरे क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे क्षेत्र का जो राज्य, मतलब दूसरे राज्य का जो है ना, दूसरे राज्य में कार्य करने से उन्हें रोकते हैं कि आप दूसरे राज्य को, इसलिए हमारे राज्य में कार्य नहीं कर सकते। तो बताने के अनुज के कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है, शोषण किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्रता का अधिकार, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 5वां, निम्न में से क्या न्यायपालिका का कार्य है, नहीं बताएं न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसमें विवादों का निपटान करेक्ट आंसर, न्यायिक समीक्षा करेक्ट, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का वो हो जाएगा डी, फर्स्ट और थर्ड सभी, ठीक है, योगा करेक्ट आंसर, तीनों ही है। उसके बाद देख सकते हो अगला 6ठा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है, यानी निषेध, यानी अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठे का वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17, ठीक है, सी करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे आप देख सकते हो मांझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है, तो विष्णु भट्ट गोडसे, ये हुआ करेक्ट आंसर बी, विष्णु भट्ट, ठीक है। उसके बाद अगला देख सकते हो, अगले की बात करें प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजू गोला की हार का क्या कारण था। ये हार का कारण था कि टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने गद्दारी की थी, इन्होंने अंग्रेज पैसे लिए थे, उस टुकड़ी से छोड़ दिया था प्लासी के युद्ध में। जिसके साथ लड़ना चाहते थे वो जिसके साइड थे उस साइड का साथ छोड़ दिया, वो विपक्ष में चले गए थे, ठीक है। ये होगा करेक्ट आंसर इसका ए, कि टुकड़ियों ने भाग ही नहीं लिया। उसके बाद है 9वां, निम्न में से किनका संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा किसका है, ठीक है, 9वें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, बाय विलियम जोन्स, नेथनियल होलहेड, और इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ठीक है। तो सी का करेक्ट आंसर तीनों थे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था, लॉर्ड कर्जन ने, तो करेक्ट आंसर होगा ये 1905 में किया था,
ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किया, यानी अंतिम वर्ष कहाँ जेल में गुजारे थे। तो इसमें जो 11वां है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रंगून जेल में। इसके बाद देख सकते हो अगला 12वां, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी, यानी पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हुंगली, ए का करेक्ट आंसर हुंगली में की थी। उसके बाद देखो अप्रवास, अप्रवास किसे कहते हैं। अप्रवास जो होता है जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है वो होता है अप्रवास, दूसरे देश में कहाँ रहना, बसना, ठीक है। तो ये बाकी तीनों गलत होंगे, पहला होगा करेक्ट। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो इसमें होगा एक करेक्ट आंसर पटसन, पटसन को हम सुनहरा रेशा भी कह सकते हैं। उसके बाद ये आखिरी होगा पल्ले का 15वां, नीचे दिया गया कथन है, कथन को पढ़ना है और आंसर देने हैं। जैसे कि अभी कथन कांड दिया हुआ, अभी कथन, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। कांड की पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी बात से जल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और ये भी बात सही है, लेकिन ये दूसरे को सही रूप से व्याख्या नहीं करे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नहीं, जब एक दूसरे को रिलेटेड करे, एक दूसरे की सेम बात कही हो तो जाके आपका एक करेक्ट होता है कि दोनों सही व्याख्या करें। लेकिन इसमें ये बात सही है, नवीकरणीय संसाधन क्यों है वो नहीं बताया, बस इतना बताया कि पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए बी होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से 1 नंबर के कंप्लीट। उसके बाद खंड ख होगा, ये आपके 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके लघु उत्तरीय होंगे, छोटे छोटे आंसर लिखने होंगे, आप कैसे करने हैं वो दिखाते हैं। जैसे कि दूसरा, चावल उत्पाद के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है, यानी चावल उत्पाद के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति कौन कौन सी उनका वर्णन करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। तो देखो चावल के लिए कौन सा आंसर देखते हैं इसका, तो देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो है तापमान। चावल की खेती के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त होता है, यानी कि 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वर्षा की बात करें तो चावल की खेती के लिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं, यानी कि चावल अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ही उगाए जाते हैं। और मिट्टी की बात करें तो चावल की खेती के लिए जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी कि जहाँ पे जल का निकासी हो सके, ठीक है। ये आपके पॉइंट होंगे। जैसे कि जल संसाधन, चावल की खेती के लिए पर्याप्त जल संसाधन की आवश्यकता होती है, जैसे कि नदी, नहरें, बारिश। इस तरीके से आपको इनके पॉइंट इस तरीके से बना के लिखने हैं, ठीक है। इसके अथवा वाला देखो बी, गेहूं उत्पादन, यानी गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक स्थिति, पहले हमने चावल के लिए बताया था, अब गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति बतानी है, उनका वर्णन करना है कौन कौन सी है। तो देख सकते हो गेहूं के लिए, गेहूं की खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए सर्दी में ठंड और गर्मी में शीतल तापमान उपयुक्त होता है, इन सर्दी में ठंड भी हो, गर्मी में शीतल तापमान उपयुक्त होता है, हो जाती है गेहूं की फसल, ठीक है। और जो इसके यानी कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है गेहूं को, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापमान आपको बता दिया, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है गेहूं की बुआई के लिए, ठीक है। आदर्श तापमान इतना माना जाता है। फसल के विकास के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान भी उपयुक्त होता है, यानी इतना सेल्सियस होना ही चाहिए। उसकी बात करें वर्षा का, तो वर्षा गेहूं की खेती के लिए 60 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा ही आवश्यक होती है। उससे ज़्यादा होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 60 से 120 ही होती है, क्योंकि गेहूं को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, लिमिट की होती है जो मिट्टी, ठीक। गेहूं की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता है, जैसे कि ऊपर वाले में हमने पढ़ा था, सेम होगा, ठीक है। और ऊंचाई की बात करें तो गेहूं की खेती के लिए समुद्र तल से 3000 मीटर तक की ऊंचाई उपयुक्त होती है, ठीक है, ताकि आराम से पानी वानी से कुछ हो सके। तो इस तरीके से आप इसके पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको तापमान, ऊंचाई, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। उसके बाद तीसरा, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए विलियन की नीति का महत्व, यानी विलियन की नीति बतानी, उसका महत्व क्या क्या है। यानी कि हमें जो अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए विलय ने अपनी नीति बनाई थी, तो वो विलय की नीति का महत्व बताना है, ठीक है। महत्व समझाना है 2 नंबर के में, ठीक है। तो इसकी आप नीति कमेंट बताओ कि क्या महत्व है, छोटे छोटे पॉइंट्स में बता देता कि हमें समझाए कि हाँ आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद है चौथा, कृषि आधारित उद्योग की 2 उदाहरण बतानी। जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उनके 2 उदाहरण हमें बताने, उनको समझाने 2 नंबर के में, एक नंबर का। देख सकते हो कृषि आधारित उद्योग के 2 उदाहरण है, पहला चीनी उद्योग, फिर तेल उद्योग। चीनी उद्योग गन्ने की खेती पर आधारित होता है कि गन्ने की पेराई के बाद चीनी का उत्पादन किया जाता है, और चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और तेल उद्योग की बात करें तो यहाँ पे तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन आदि की खेती की जाती है, फिर उनसे तिल निकाला जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 2 उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से बता दोगे। उसके बाद पाँचवें में नीचे एक दोस्तों काल्पनिक संसद के आंकड़े दिए हुए, नहीं आए आंकड़े है काल्पनिक, ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए आपको समझाने के लिए। तो इसमें बोला है बहुमत के लिए कितनी संसदों की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुमत चाहिए संसद में तो कितनी संख्या आवश्यक है, ठीक है। और दूसरे में बोला गया सरकार बनाने के लिए किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। तो दोनों का आंसर देखते क्या है यहाँ पे दोस्तों, 1 नंबर का है, तो दोनों के आंसर देखते हैं बारी बारी।
तो यहाँ पे देख सकते हो बहुमत के लिए आवश्यक संसद की जो संख्या होती है, संसद में कितनी आवश्यक बहुमत चाहिए, तो कुल आवश्यक संसदों की संख्या 110 होती है और जो बहुमत चाहिए वो 56 चाहिए होती है। क्लियर, इस तरीके से होगा। और इसमें उदाहरण भी देना था, स्पष्ट भी करना था, सरकार बनाने के लिए एक संभावना, ठीक है, संभावना यह है कि वह विकास संघ और व्यापार पार्टी मिलकर सरकार बना सके, क्योंकि जब व्यापार पार्टी और विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। तो इस पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद इस अथवा देखते हैं, ठीक है। अथवा में बोला गया 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रमुख मांगे रखी, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या क्या मांगे रखी थी वो बतानी है। देख सकते हो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुख मांगे रखी, जैसे कि जो सिविल सेवा थी परीक्षा में सुधार किया जाए, यानी कि कांग्रेस ने मांग रखी कि सिविल सेवा जो परीक्षा थी वो भारत में भी आयोजित की जानी चाहिए और परीक्षा के जरिए है व्यक्तियों की जो है उसमें सरकारी योजना जो है ना सरकारी नौकरी उसमें चयन होना चाहिए, यानी कि जो आयु रखी थी वो 22 वर्ष की जाए, ठीक है, ये बोला गया था 22 वर्ष की आयु की जाए और जो सिविल सेवा की परीक्षा है वो भारत में भी लाई जाए, परीक्षा स्टूडेंट दे और उसके बाद क्लियर करे इस तरीके से। और प्रतिनिधित्व विधानसभाओं की स्थापना, यानी कांग्रेस ने मांग की कि भारत में प्रतिनिधित्व विधान सभाओं की स्थापना की जाए, जिससे कि भारतीय को अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, ठीक है, वह खुद का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रीय कोष का संग्रहण, कांग्रेस ने मांग की कि राष्ट्रीय कोष का संग्रहण किया जाए, जिससे देश के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाए ताकि जरूरत पड़ने पर धन लिया जा सके, ठीक है, और देश का विकास किया जा सके। इस तरीके से पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद खंड गया होगा आपका 3-3 नंबर का, 6 नंबर का होगा। इसमें आपके सिर्फ 2 ही दिए होंगे, ठीक है, और दोनों में आपको ऑप्शन होंगे। जैसे छठा, शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या करने के क्या विचार थे गांधी जी के शिक्षा को लेकर। देख सकते हो महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार थे कि महात्मा गांधी ने शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना, जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास संभव है, यानी कि विकास तभी संभव है जब शिक्षा प्राप्त होगी, ठीक है। और नई तालीम, गांधी जी ने नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की, जिससे शिक्षा को देख सकते हो व्यावसायिक और व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया कि व्यावसायिक भी हो व्यवहारिक भी हो शिक्षा। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा सकता है, यानी कि जब शिक्षा ही प्राप्त होगी लोगों को वह आत्मनिर्भर हो गया, खुद के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है, खुद के स्वतंत्र अधिकारों को जान सकते हैं, तब तक उसके पास शिक्षा होगी। इसलिए नई तालीम की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। और स्वावलंबन, गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता प्रदान की जा सकती है, क्योंकि जब वो शिक्षा प्राप्त करेगा तभी तो उसके जाकर अपने मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। जब मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तभी तो जाके वे अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा, ठीक है, उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो इस तरीके से इसके आंसर होंगे। उसके बाद इसके और आंसर देखें तो सामाजिक सेवा, जैसे ही गांधी ने शिक्षा को सामाजिक सेवा के साथ जोड़ने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को समाज की सेवा करने की प्रेरणा भी मिल सकती है, यानी कि जब शिक्षा प्राप्त होगी तो वह देश के प्रति सेवा कर सकता है, ठीक है, देश के प्रति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। उसके बाद आत्म साक्षरता, यानी गांधी जी ने आत्म साक्षरता को शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू माना। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अपनी आत्मा की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, इस तरीके से आप इसके पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद छठे में ये भी अथवा दिया हुआ है, यानी ऊपर वाला करा फिर नीचे वाला। अब नीचे वाले का आंसर देते हैं, बोला है रविंद्रनाथ टैगोर, उनके शिक्षा पर विचार क्या थी ये बताना है, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर के विचार देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा पर संबंधित विचार थे कि शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना इन्होंने भी, और यह जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज का सर्वगामी विकास हो सकता है। इसका मानना था कि इनका मानना था कि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सकता है शिक्षा से, ठीक है। प्रकृति के साथ जुड़ाव, टैगोर ने शिक्षा को प्रकृति के साथ जोड़ने पर बल दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा के मध्य से व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ने की क्षमता प्रदान कर सकता है, ठीक है, प्रदान किया जा सकता है, उसे ये पता चल सकता है प्रकृति कितनी आवश्यक है उसके लिए। उसके बाद है सृजनात्मक को बढ़ाना है, ठीक है। टैगोर ने शिक्षा के माध्यम से सृजनात्मकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को अपनी सृजनात्मकता को विकास करने की क्षमता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। और आत्मविश्वास, जैसे कि टैगोर ने आत्मविश्वास को शिक्षा के महत्वपूर्ण पहल माना। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अपने आत्मा की खोज करने की क्षमता प्रदान हो सकती है, वो अपने बारे में जान सकता है। ये बात व्यवहारिक शिक्षा, टैगोर ने व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा माध्यम से व्यक्ति की व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, यानी उसके व्यवहार को सुधारा जा सकता है, जिससे वह अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम हो जान सके, ठीक है। इस तरीके से इसके पॉइंट्स होंगे। इसके बाद देख सकते हो सातवें में राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख करना 3 नंबर का, और 8वें में लोकसभा का। तो दोनों का यहाँ से देखते हैं, पहले राज्यसभा की विशेषता देखें फिर लोकसभा की, ठीक है। इन दोनों में से कोई आपको एक करना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। जैसे दोस्तों राज्यसभा की विशेषता देखो, स्थायी सदस्य, राज्यसभा में स्थायी सदस्य देख सकते हो। ये राज्यसभा एक
एक स्थायी सदन है, ठीक है। स्थायी सदन की बात की गई है तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। उस सदस्य की 6 वर्षों के लिए चुना जाते नहीं, संख्या पूछे, ठीक है। तो राज्यसभा में जो संख्या पूछे तो राज्यसभा में जो आयु होती है, ठीक है, चुनने की, वो 6 वर्ष तक होती है। 6 वर्षों के बाद ही चुना जाएगा और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं, ठीक है। और उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उसके बाद सदस्य संख्या यानी सदस्यों की संख्या कितनी होती है इसमें राज्यसभा में? 250 होते हैं। इसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सदस्यों की जो योग्यता होती है, कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं लोकसभा की विशेषता। लोकसभा में जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। और जो इसे हम निम्न सदस्य या फिर निम्न सदन या फिर प्रथम सदन भी कहते हैं। और जिसका जो गठन हुआ था लोकसभा का, ठीक है, वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। उसके बाद देख सकते हो सदस्य संख्या कितनी होती है लोकसभा में? 552 होती है। इसमें 530 सदस्य राज्य से होते हैं, 20 संघ शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, ठीक है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष था वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ये होता है जो सदस्य की संख्या होती है लोकसभा में वो 25 वर्ष तक होती है। इस तरीके से इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से 3-3 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद खंड गया होगा, ये दीर्घोत्तरी होंगे, नहीं 5-5 नंबर के 2 ही होंगे क्वेश्चन, ठीक है। और 9वें में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि 8वां, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं, ठीक है। व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिया से किसान की तरह। कथन की व्याख्या कीजिए। इसमें बोला गया है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसमें जो किसान होते हैं वे एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं, ना कि खेतीहार किसान की तरह, ठीक है। यानी व्यवसाय की तरह काम किया जाता है, ना कि खेती की जाती है किसान की तरह, ऐसे नहीं की जाती, ठीक है। इस कथन की हमें व्याख्या करनी है 5 नंबर का। ये देख सकते हो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किसान व्यवसायिक की तरह काम करते हैं, ना कि एक खेतिहार किसान की तरह। इसके पीछे कई कारण है, जैसे कि व्यावसायिक दृष्टिकोण। अमेरिका किसान देखते हो, अमेरिकी किसान अपनी खेती को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, ठीक है, व्यवसायिक रूप में देखते हैं। वे अपनी खेती को बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए नवीन तकनीकी और वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि तकनीकी का, यानी जो आज की युग है ना उसकी तरह चलती है। और बड़े पैमाने पर खेती, यानी अमेरिकी जो किसान होते हैं बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। वे विशाल खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाती है और पशुपालन करते हैं ताकि अधिक फसल हो, अधिक आमदनी हो, ठीक है। इस तरीके से बाजार उन्मूलन, अमेरिका किसान जो अमेरिकी किसान होते हैं वो बाजार की मांग के अनुसार फसलों को उगाते हैं, यानी जिस फसल की मांग अधिक होगी वही फसल उगाएंगे जिससे कि आमदनी अधिक हो। शिक्षा और प्रशिक्षण, अमेरिकी जो किसान होते हैं वे शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व समझते हैं, ठीक है। वे खेती संबंधित नई तकनीकी विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि नई तकनीक क्या आ रही है, किस तरीके से हम अपनी खेती को बढ़ा सके, इस तरीके से, ठीक है। सरकारी समर्थन, जो अमेरिकी सरकार होती है, ठीक है, किसानों को विभिन्न प्रकार के समर्थन प्रदान करती है, जिससे कि सब्सिडी, ऋण, बीमा, जिससे कि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो, अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। इस तरीके से इनके पॉइंट्स होंगे, ऐसे आपको बताने हैं। उसके बाद 9वां है, 90 का ए, ठीक है। मैं 90 का ए करते हैं फिर भी। 9वां ए, सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। कथन के आलोक में उन प्रावधानों की वर्णन करना है कीजिए जो भारतीय लोकसभा को मजबूत बनाता है। इसमें आपको क्या बोलना है? इसमें बोला गया है कि आपको उन प्रावधानों का वर्णन करना है जो भारतीय लोकसभा को मजबूत बनाता है, और ये सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है, इस कथन के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं कैसे बनेगा। देख सकते हो सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। लोकतंत्र में सहमति का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यह विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है क्योंकि यह नागरिकों की इच्छाओं, आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। सहमति के विचार को मजबूत बनाने वाले प्रावधान निम्नलिखित है, जैसे कि नियमित चुनाव। नियमित चुनाव लोकतंत्र में सहमति के विचार को मजबूत बनाने में मदद करता है, यानी इसमें सहमति होती है कि चुनाव नियमित हो, ठीक है। और चुनाव के मध्य से नागरिक अपने प्रतिनिधित्व को चयन करता है, यानी कि जो चुनाव होता है उससे वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है जिससे सही सरकार आए। और विपक्षी दल लोकतंत्र में सहमति के विचार को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी विपक्षी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर उसे लगता है कि कोई नीति गलत है तो उसकी वह आलोचना कर सकता है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कर सकता है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और लोकतंत्र में सहमति के विचार को मजबूत बनाती है, ठीक है, उसको मदद करती है। जिसकी न्यायपालिका जो नीति होती है, ठीक है, नीतियों की वैधता की जाँच करती है कि जो नीति बनाई गई है वह सही है कि नहीं। भाई स्वतंत्र मीडिया, यानी कि स्वतंत्र मीडिया भी लोकतंत्र में सहमति के विचार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मीडिया सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। अगर उसे लगता है मीडिया को ये चीज़ गलत हो रही है तो वह उसको बताती है और समझाती है, सभी लोगों को, दर्शकों तक पहुँचाती है खबर। इस तरीके से होगा। क्लियर। उसके बाद इसका अथवा
कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की भूमिका, यानी जो कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है इसमें संसद की भूमिका बतानी, क्या क्या भूमिका होती है कानून निर्माण में। देख सकते हो कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की भूमिका, यानी संसद है वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण, यानी संसद में विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जैसे कि विधेयक को संबंधी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, विधेयक की चर्चा, यानी विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद संसद में इसकी चर्चा की जाती है और संसद विधेयक के समर्थन में और विरोध में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। बोला गया जो विधेयक की चर्चा की जाती है, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रस्तुत किया, यहाँ पे विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद संसद में इस पर चर्चा की जाती है। जो भी कानून बनाया जाएगा तो वह संसद में जाएगा, उस पर वाद विवाद होगा, चर्चा होगी। ठीक है, उसके विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करेंगे कि सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद उसमें संशोधन किया जाता है कि जैसे विधेयक का संशोधन, इसमें संशोधन की जाती है, चर्चा करने के बाद कि ये सही है, इसमें चेंज करना चाहिए कि नहीं, इस तरीके से इसमें होगा। उसके बाद जाके इसको पारित किया जाता है। ठीक है, तो भी चर्चा हो जाएगी, मतदान के माध्यम से पारित किया जाएगा कि हाँ इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके से होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी। ठीक है, यानी कि विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, अगर सही है तो भेज देगा, वो साइन कर देगा, पारित हो जाएगा। बाद कानून को लागू होना, यानी कि कानून बनाने के बाद यह देश में लागू हो जाता है और सभी को इसका मानना होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से 5-5 नंबर वाले भी होंगे। उसके बाद खंड एरा होगा, ये कैसे आधारित होंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, जैसे 10वां क्या है, देख सकते हो 10वां आपको गद्यांश दिया हुआ, ये आपका 4 नंबर का होगा। इसमें आपको इस तरीके पढ़ दिया होगा 1-1 और 2 नंबर का। जैसे शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदल दिया। ठीक है, जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये रहा करेक्ट आंसर। अब बेगर हो गए, नया शहर शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में बदल दिया। यहाँ से आप लिख सकते हो ये रहा, जो देखो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाक का नया नया फैशन चलाते थे, अब घूमते हैं और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है वे अब बेघर हो चुके हैं। ठीक है, शाहजहानाबाद ये होगा इस तरीके से, आप इसको पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो। जैसे जिसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब वे बेघर हो गया है, और पद कथन की आशा स्पष्ट करना, उसके बारे में बताना है। तो इसी में से आप ये लिख सकते हो जो लाइन है, ठीक इस तरीके से होंगे। दोस्तों इसके बाद 11वां है गद्यांश, ये भी 4 नंबर का होगा। इसमें पढ़ना पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को जो जाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके कई प्रकार गैस, धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। ठीक है, वायुमंडल किन पदार्थों का बना है, वायुमंडल बना हुआ है कई प्रकार की गैस, धूल, कण और जलवाष्प से बना हुआ है। ठीक है, योगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि दूसरा जैवमंडल का क्या था, जैवमंडल का अर्थ है कि इसमें पादप तथा जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार का लाभदायक है, या हानिकारक जो वो होती है किरणें उनसे हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इस तरीके से इसका आंसर होगा। सकते हो इसमें 12वां, इसमें आपको गद्यांश दिया होगा, इस तरीके से ये भी 4 नंबर का होगा। इसके पढ़ते हैं निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, यानी कि बात की हर राज्य में एक विधानसभा होती है, हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया ताकि जो वहाँ की जनता होती है अपने प्रतिनिधित्व को चुन सके। ठीक है, और विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। अब ये देखो राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुने हुए लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधायक कहते हैं। ठीक है, वो विधायक बन जाता है, इस तरीके से इसका आंसर होगा। ये पैच में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इस बात 13वां दोस्तों ये भी इसी तरीके से होगा, जिसकी दोस्तों 13वां भी 4 नंबर का ही होगा। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्यों ये बताना है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, क्योंकि भूपृष्ठ यानी कि जो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग भूमि है, कि भूमि पर कृषि कर सकते हैं। ठीक है, मुस्तल क्षेत्र ये सारी चीज़ें होगी। मुस्तल क्षेत्र एक संगवन वाले क्षेत्र की अपेक्षा मैदानी इलाके और नदी घाटी जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है। ठीक है, इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे विरल तथा निर्जन है। ठीक है, मैदान, नदी, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसमें यह स्थान विश्व के संग बसे हुए देशों में, क्योंकि यहाँ पर ढाल, जल ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। ठीक है, इसमें पॉइंट हो जाएंगे। इसी के 4 नंबर के कर लोगे पूरे नंबर आ जाएंगे। खंड 6 होगा मानचित्र का होगा, ये आखिरी 14 क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया होगा। यहाँ पे मानचित्र दिया होगा, मानचित्र में 5 स्थानों के आपको नाम लिखने हैं। ये दिल्ली, झांसी, लखनऊ ये कहाँ पे है। ठीक है, ये आपको मैप में बनना होगा इस तरीके से, इस मैप में कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि ये दिल्ली हो गया, ये ली। ठीक है, जैसे दिल्ली कहाँ है इसमें आप देख सकते हो, ये आपका दिल्ली है। ठीक है, ये छोटी सी है। ठीक है, इस तरीके से नाम लिख दोगे एरो लगा के, और ये नीचे वाला आपको नहीं करना है दृष्टिबाधित के लिए। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर था, हमने आपको समझा दिया। इसी तरीके से पेपर आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे इसमें से आ सकते हैं, तो कर जाना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।